अगर पंजाब के लोग, पंजाब के भीतर जो राजनीतिक संस्कृति है उस संस्कृति को बदलना चाहते हैं तो हमको भी बदलना पड़ेगा, ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हम पंजाब में बदलाव करेंगे तो उनको हम कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में बदलाव कर दिया है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है। ये होती है जनता की आवाज को समझना। इसीलिए मैं कहता हूँ जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, हमारे सामने बैठी माताओं बहनों का, छोटे छोटे प्यारे बच्चों का और इस इलाके के वो तमाम नागरिक, वो तमाम आम आवाम जो मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी करके, बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप सभी मेहनती लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोटली साहब ने जितनी प्रशंसा की है मैं उतने प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान हूं, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं। लेकिन इन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि बिहार और पंजाब का दिल का रिश्ता है। आप सब जानते हैं कि जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म स्थान है पटना। पटना साहिब में एक बड़ा मशहूर गुरुद्वारा है और जब आप रेलवे स्टेशन से उतर करके जाएंगे तो उसी रास्ते में हमारा कॉलेज है जहां हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। और जैसे किसी भी एक आम इंसान की जिंदगी होती है कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, माँ बाप ये सिखाते हैं कि बेटा सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ो, नौकरी लो, अच्छे परिवार में शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। छोटी सी ख्वाहिश और जिंदगी से छोटी सी उम्मीद होती है हमारी, लेकिन वक्त और हालात कौन से इंसान को कहां पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता है। और आज हमारा देश जिस मुहाने पर खड़ा है, मैं समझता हूं कि एक चुनौती है हमारे सर पर। जैसे बाप दादों ने, दादी ने पेड़ लगाया, उसका फल हम खाए। इस देश के नौजवानों ने, अभी हमारे पुराने साथी ने मुझे शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर दी है। उस दौर में आजादी के दीवानों ने अपनी जिंदगियों का दांव लगा करके कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद कराया। और उस आजादी के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिनके लिए हम लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, एक संविधान बना और उस संविधान ने हमको ये ताकत दी कि उस संविधान के चलते मैं बिहार से आकर के आपके बीच में बात कर रहा हूं। हमारे बगल में पूर्व मंत्री लाली साहब हैं और इस हल्के के प्रत्याशी कोटली साहब हैं। ये उस संविधान की ताकत है। और वो जो संविधान है जो हम सबको बराबर बनाता है। आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं हो, आपके पास हीरो की साइकिल हो, लेकिन आपका वोट भी एक होगा जैसे फॉर्च्यूनर वाले का वोट एक होगा। ये जो संविधान की शक्ति है, इस संविधान की शक्ति के चलते देश के आजादी के बाद जो एक यात्रा हुई, हालांकि हम सब जानते हैं कि उस आजादी के साथ हमारा एक भयानक दर्द जुड़ा हुआ है। और आप जालंधर के लोग हैं। मैं इस इलाके में पहली बार गदरी बाबा का मेले में शामिल होने के लिए आया था। चाहे गदर आंदोलन हो, जालियांवाला बाग का आंदोलन हो, या फिर किसानों का आंदोलन हो, या कल परसों सरकार को जो घुटने पे लाया है दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों ने, वो आंदोलन हो। जब जब देश को जरूरत होती है, पंजाब कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, आंदोलन के लिए सबसे आगे अपने हाथ में परचम लेकर के चलने वाला इलाका है। और जब देश आजाद हुआ तो वो दर्द भी आपने सबसे ज्यादा झेला। परिवार बट गए, आधे इधर हो गए, आधे उधर हो गए, आधा परिवार इधर चला गया, आधा परिवार उधर चला गया। ये जो बंटवारे का दर्द था,
ये जो बंटवारे का घाव है, इस घाव को फिर से कोई नचोड़ रहा है, नोच रहा है। जब कोई नेता चुनाव के बीच में आकर के ये बात कहता है कि पंजाब में हिंदू असुरक्षित महसूस हो रहे हैं, जब कोई नेता ये कहता है कि दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी हैं, वो पंजाब के इतिहास और संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। इस इतिहास को, इस संस्कृति के सम्मान के लिए आप जब वोट देने के लिए जाइएगा, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। एक बार फिर से आपको कौन बांटने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि इंसान बिहार में पैदा हुआ हो या पंजाब में पैदा हुआ हो, इंसान जम्मू में पैदा हुआ हो या कन्याकुमारी में पैदा हुआ हो, आज उसके सामने सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला यह है कि 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के भीतर है, महंगाई आसमान छू रही है। आप जाइए पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए, मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीब माओ के आंख के आंसू पोंछे हैं, उनको अब चूल्हे पे खाना नहीं पकाना पड़ता है, उनके लिए हमने गैस सिलेंडर दिए हैं। मोदी जी, गैस सिलेंडर आपने दिए हैं, लेकिन गैस का दाम आपने 1000 रुपए कर दिए हैं। अब वो आंसू दोनों आंख से निकल रहा है। ये जो हकीकत है कि करते हैं 5 पैसे का काम और प्रचार करते हैं 100 पैसे का। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे की हकीकत क्या है कि जो लोग बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको एमएलए का टिकट देते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं। और मीडिया, जिसको आपने अपने दोस्त के चंदे से खरीद लिया है, आपको सुन करके आश्चर्य होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूट लिया है, तो कांग्रेस पार्टी के पास 500 करोड़ रुपया है और ये 7 साल में पावर में है। 7 साल में, मात्र 7 साल में, 7 पे 0 बिठाएंगे तो 70 होता है। 7 साल में ये पावर में, इनके पास 5000 करोड़ रुपया है। अगर कांग्रेस पार्टी लूट ली होती तो कांग्रेस के खाते में 5000 करोड़ रुपया होना चाहिए और आपके खाते में 500 करोड़ रुपया होना चाहिए। ये आंख देख के बेईमानी कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी ये बेईमानी किए जा रहे हैं। इस बेईमानी से ये जो बेईमान लोग आज एक एक करके हमारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं और हमारी संपत्ति, जिसको इस देश के लोगों ने खून पसीने से बनाया है, उसको बेच रहे हैं। उसके खिलाफ, देश बेचने वालों के खिलाफ हम देश बचाने वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसीलिए मुफ्ती साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आप जब ये बोले कि जब आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, उस वक्त ही मेरे मन में ये विचार आने लगा था कि अगर देश बचाना है, अगर हम इस देश से प्यार करते हैं, तो हम सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। इस तिरंगे के नीचे आकर के हम देश की रक्षा कर सकते हैं। जब हम देश की बात करते हैं तो कुछ लोग हमारे इस नेक नियत को गुमराह करने के लिए तरह तरह का बहानेबाजी करते हैं। मैं आप सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ कुछ मोटी मोटी और छोटी बातें करना चाहता हूं। मेरा यह दावा नहीं है कि मैं आज पहली बार आदमपुर आया हूं तो मैं आपसे ज्यादा इसको जानता हूं। आप ज्यादा जानते हैं, आप यहां रहते हैं, आप दुख तकलीफ जो रोज झेलते हैं, आपकी बातों में सच्चाई होगी। हम तो बस एक दिन के लिए यहां आए हैं, आपका प्यार और सत्कार जो मिला है, इसकी वजह से 2-4 बार और आ जाएंगे, लेकिन आप जितना इसको समझते हैं उतना और कोई नहीं समझ सकता है। मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं तो बस बिहार से चल करके आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि आपकी लड़ाई, आपका दुख दर्द, आपका तकलीफ हमारा भी दर्द है, हमारा भी तकलीफ है, हमारी भी लड़ाई है। अगर आदमपुर के नौजवानों को इंजीनियरिंग करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद, ITI करने के बाद, MBA करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारे यहाँ के लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। और जब वो नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो पुलिस का डंडा उनके ऊपर बरसाया जाता है। हमारा आपका जो दर्द का रिश्ता है, ये हमको यहाँ लेकर के आया है। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम तो इतिहास पढ़े हैं, वो इतिहास जिए हैं, उनको मालूम है कि हकीकत क्या है समाज में। मैं आपसे बस कुछ साधारण बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो ये
कि मैंने भी ये महसूस किया है और हमारी पार्टी ने भी ये महसूस किया है कि पंजाब के जो आम लोग हैं, पंजाब की जो राजनीतिक संस्कृति है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, उससे वो ऊब गए हैं, वो चिढ़ गए हैं इस बात से। उनको लगता है कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने पैसे के दम पर माफियाओं की ताकत से समाज और देश के धन को लूट करके भ्रष्टाचार के बदौलत उन्होंने एक संगठन बना लिया है, एक गैंग बना लिया है, और उस गैंग की इतनी ताकत है कि कोई भी आपके जैसा साधारण व्यक्ति एमएलए का टिकट ले ही नहीं सकता है। टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। जब टिकट करोड़ों रुपए में लिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से जब वो इंसान जीत करके आएगा तो वो रोड का पैसा खा जाएगा, पानी का पैसा खा जाएगा, बिजली का पैसा खा जाएगा, वो बेईमानी करेगा। ये जो आम लोगों के भीतर ये सब जो अपनी आंखों से वो देख रहे थे, एक गुस्सा उबलने लगा था और वो चाहते थे कि पंजाब में बदलाव हो। और आपके बदलाव की ताकत, बदलाव करने की आपकी जो इच्छा है वो इतनी प्रबल है कि दिल्ली कान में रुई डाल करके नहीं बैठ सकती थी। यह आवाज जब दिल्ली तक पहुंची और हमारे आपके जैसे साधारण लोगों ने जब ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाई, तो दिल्ली के नेतृत्व ने फैसला लिया कि अगर पंजाब के लोग, पंजाब के भीतर जो राजनीतिक संस्कृति है, उस संस्कृति को बदलना चाहते हैं तो हमको भी बदलना पड़ेगा, ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हम पंजाब में बदलाव करेंगे, तो उनको हम कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में बदलाव कर दिया है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। ये होती है जनता की आवाज को समझना। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था, जैसा कि हमारे हिमाचल से आए हुए कांग्रेस के पुराने जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप जी ने कहा कि क्यों कांग्रेस पार्टी में हम आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में हम इसलिए आना चाहते हैं, क्या इसलिए कांग्रेस पार्टी में आए हैं कि भारत के भीतर राजनीति की जो संस्कृति बन गई है, उस संस्कृति को हम बदलना चाहते हैं। वो संस्कृति ये हो गई है कि वोट हमारा, राज किसी और का। हम चाहते हैं कि संस्कृति बदलनी चाहिए। अगर वोट साधारण लोगों का है तो साधारण लोगों के बीच में पैदा हुआ इंसान ही उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाकर के करे, ये हमको सुनिश्चित करना है। लेकिन बदलाव एक दिन में नहीं होता है। मान लीजिए कि मेरी आज शादी हो जाए और मेरी दादी की बड़ी इच्छा है पोती देखने का, फिर भी कम से कम 9 महीना लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? शादी आज हुई है, कम से कम 9 महीना लगेगा, तभी तो जो है हमारी दादी जो है पोती देख पाएगी। वक्त लगता है, वक्त लगता है, लेकिन काम में हमारी प्रतिबद्धता है, यह बात नजर आती है। हम पूरे 5 साल का तो हिसाब भी नहीं बता रहे हैं। जब से चरणजीत सिंह चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, हम सिर्फ 111 दिनों में बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने कितना कुछ कर दिया है। बदलाव का जो संकेत आपने दिया है और बदलाव का फैसला जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिया है, उसको 111 दिन के लिए नहीं, पूरे मुकम्मल तौर पर 5 साल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। और वो मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि जब दिल्ली में किसान लड़ रहे थे तो उनको पानी नहीं दिया जा रहा था। मॉडल ये है कि उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी बरसाया जा रहा था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा था। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, दिन रात वो वहां पर बैठे रहे और चंद कदमों की दूरी पे राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और वो कह रहे थे कि ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये भाड़े पर लाए गए लोग हैं और ये लोग देश विरोधी लोग हैं, ये लोग सरकार को गिराने वाले लोग हैं, इनको विदेशों से पैसा मिल रहा है, ये खालिस्तानी लोग हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूं कि अगर ये खालिस्तानी लोग थे तो थूक करके किसके सामने में चाहते हैं, ये जरा आप हमको बता दीजिए। किसके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगे हैं, ये जरा आप हमको बता दीजिए। कहते हैं बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। न्याय, हक और बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं कि अगर हम रोए नहीं तो मां को भी नहीं पता चलता है कि मुझे भूख लगी है। अपनी आवाज आपको उठानी पड़ती है, और जब आप आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को समझना, उस आवाज को महसूस करना,
वो भी वही कर सकता है जिसके अंदर उस दुख और तकलीफ को समझने की क्षमता हो। आप मुझे बताइए, जो 9 महीने पेट में अपने बच्चे को नहीं रखा है, उसको क्या पता कि प्रसव पीड़ा क्या होती है? 9 महीने बच्चे को पेट में रखने का तकलीफ क्या होता है? जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है, जिन्होंने तकलीफ देखा नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, उनके लिए चुनाव क्या है? उनके लिए चुनाव एक तमाशा है। उनके लिए चुनाव धन बल और बाहुबल का प्रदर्शन है। उनके लिए चुनाव एक कैरियर है। हमारे लिए चुनाव हमारा अस्तित्व है, हमारी लड़ाई है, हमारी जिंदगी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि पंजाब के भीतर कांग्रेस पार्टी ने जितना बड़ा रिस्क लिया है, अगर आप उसको आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं बता दूं कि लोग रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। मैं आप समझ लीजिए इस बात को कि अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति पे हम लोग पहुंच गए हैं। पंजाब में जो निर्णय लिया गया है, चरणजीत सिंह चन्नी साहब को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया है, अपने आप में ये साधारण बात नहीं है। और ये बात विपक्ष के लोग बखूबी समझते हैं। इसीलिए हर कोई इस फैसले को गिराना चाहता है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि यह बात अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे। सारी ताकत इसमें लगा दी गई है। इसीलिए देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब ऐसे जनरल हैं जिनके पास सिपाही नहीं है। रक्षा मंत्री साहब, आप रक्षा मंत्री हैं, आपका बेटा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहा है, आप यह बात बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पंजाब का एक एक नौजवान जो अपना भविष्य को बेहतर देखना चाहता है, पंजाब की एक एक महिलाएं जो घर चलाने में महंगाई की मार को झेल रही है, पंजाब का एक एक किसान जिसको ये कहा गया कि 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी कर जाएगी, उन तमाम घरों के एक एक लोग चरणजीत सिंह चन्नी के सिपाही हैं, क्योंकि ये बदलाव का रथ रुकने वाला नहीं है। यह बदलाव होकर के रहेगा। यह आशा और विश्वास हम आपके बीच लेकर के आए। इस चुनाव को आप ऐसे मत देखिए कि आपका कांग्रेस पार्टी के साथ क्या संबंध है। इस चुनाव को आप ऐसे मत देखिए कि आप चरणजीत सिंह चन्नी को व्यक्तिगत तौर पे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। इस चुनाव को आप इस रूप में देखिए कि जिस बदलाव की आवाज को पंजाब के लोगों ने बुलंद किया है, उस बदलाव की आवाज को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। आप भले पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो, लेकिन इस बदलाव के सिपाही आप जरूर हैं। और यह बदलाव तभी होगा जब आप इस चुनाव को अपने चुनाव की तरह समझेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। दूसरे जगह से भी आकर के लोग यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 3-3 महीने 6-6 महीने से वो घर नहीं गए हैं। वो अगर आपके इस बदलाव के निर्णय के साथ आपसे कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप जब 20 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे, आपका एक एक वोट पंजाब के इस ऐतिहासिक फैसले के पक्ष में होना चाहिए, चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व के पक्ष में होना चाहिए। आप इस चुनाव को ये मत देखिए कि यहाँ लाली साहब लड़ रहे हैं कि कोटली साहब लड़ रहे हैं। आप इस चुनाव को इस रूप में देखिए कि पंजाब की राजनीतिक परिपाटी बदली गई है। और जो पंजाब की राजनीतिक परिपाटी बदली गई है, तो वो परिपाटी पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ताओं के भरोसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। आज चुनाव को आपको सिर्फ वोटर के तौर पर नहीं, इस चुनाव को, उस बदलाव की जो लड़ाई है, उसके झंडे को अपने कंधे पे उठा करके अपने चुनाव की तरह लड़ना पड़ेगा। किसी का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। सुबह उठिएगा, अपना वोट पहले जाकर के गिराइएगा और आसपास के लोगों से पूछिएगा कि बहन बदलाव हुआ है। 111 दिन में हमने उस बदलाव का रंग देखा है। इस बदलाव को 5 साल के अंजाम तक तुम पहुंचाने के लिए वोट की हो कि नहीं की हो? अगर नहीं की हो तो चलो मेरे साथ, हम वोट करके आते हैं और इस बदलाव को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा करके आते हैं। इसको आपको एक सामाजिक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। आप सोचिए कि लोकतंत्र के भीतर जो सबसे बड़ी आबादी है, जो सबसे बड़ा आवाज है, वो क्यों पीछे छूट जाता है? वो इसलिए पीछे छूट जाता है कि आम इंसान की जिंदगी की जो सच्चाई होती है, उस जिंदगी की सच्चाई में कभी वो सोच नहीं पाता है कि वो कभी अपनी राजनीतिक दखलंदाजी कर पाएगा। मैंने आपको बताया कि जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था तो कभी नहीं सोचा था कि मैं आदमपुर जाऊंगा और पूर्व मंत्री हमारे पास खड़े होंगे और एमएलए के कैंडिडेट के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अगर वक्त ने और हालात ने
हमको ये मौका दिया है, तो हम आपके बच्चे हैं, आपके कोख से पैदा हुए हैं, आपके तकलीफ को हमने किताबों में नहीं पढ़ा है, आपके साथ मिल करके उस आंसू को हमने देखा है, उस तकलीफ को हमने झेला है, तो हमको आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को हम जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि पंजाब में इस ऐतिहासिक निर्णय को ऐतिहासिक बनाना है, और इसलिए बनाना है कि पंजाब के लोगों की जो आम समस्याएं हैं, उस आम समस्याओं को हम दूर करना चाहते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते। केजरीवाल साहब आए पंजाब, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छा लग रहा था सुनकर, स्कूल की बात कर रहे थे, कॉलेज की बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, किसानों को मुआवजा देने की बात कर रहे थे। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक हुआ है, कोई और रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में वैसी भाषा बोल रहे हैं जैसी भाषा उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता बोलते हैं। कहते हैं कि हिंदू खतरे में महसूस कर रहा है। कहां से भाषण कॉपी करवा के लाए हैं साहब? ऐसा तो नहीं है कि आपका भाषण भी भाजपा वाले ही लिख करके आपको देने लगे हैं। कहां आप रोजी रोजगार की बात कर रहे थे, स्कूल कॉलेज की बात कर रहे थे, कहां आप धर्म की बात करना शुरू कर दिए? मैं कहता हूं कि कोरोना धर्म देख करके हुआ। ऐसा हुआ क्या सर कि आप पगड़ी पहने तो आपको कोरोना नहीं हुआ, और ये पगड़ी नहीं पहने तो इनको कोरोना हो गया? ऐसा हुआ क्या? ऐसा होता है क्या कि मलेरिया का मच्छर आपके गली में पैदा हो गया क्योंकि नाली नहीं बनाया गया, सीवेज का काम नहीं किया गया, तो मलेरिया का मच्छर पानी से उठा, गंदे पानी से, और पहले साहब के पास गया और पूछा व्हाट इज योर नेम? ये बोले लाली, तो बोला ओके टाटा बाय बाय। इनसे पूछा व्हाट इज योर नेम? उन्होंने कहा कोटली साहब, तुमको काटेंगे, तुमको मलेरिया करा देंगे। ऐसा होता है क्या? जब ऐसा नहीं होता है तो चुनाव में नेता ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? ऐसी भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जो सामने बैठे हुए हैं ना, इनकी नजर में आप इंसान नहीं है, इनकी नजर में आप संख्या हैं, नंबर है। ये जोड़ते हैं कि कितना हिंदू, कितना सिख, कितना दलित, ये जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि साहब इस देश में जब बेकारी सेकुलर है, क्योंकि सिख के नौजवान भी बेरोजगार हैं और हिंदू के नौजवान भी बेरोजगार हैं। इस देश में जब महंगाई सेकुलर है, आप पगड़ी लगा करके जाइए, आपको भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, और हम बिना पगड़ी के जाएंगे, हमको भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। इस देश में नोट सेकुलर है। वो जो मोदी जी लाए हैं नई का नोट, गुलाबी गुलाबी, उसको फेंक के देखिए रोड पे, उसको उठाने से पहले कोई उसका जाकर धर्म नहीं पूछेगा, उसको उठाएगा, इधर उधर देखेगा, पॉकेट में रख लेगा। घूस सेकुलर है, भ्रष्टाचार सेकुलर है। ऐसा होता है क्या कि आपका जात और आपका धर्म देख करके जो घूसखोर ऑफिसर है वो आपसे पैसा नहीं लेगा? अगर ऐसा होता है ना तो अपने जात और धर्म में ही लोग शादी करते हैं, दहेज लेना देना बंद हो गया होता आज तक। जब कुरीति जात और धर्म नहीं देखती है तो कुरीति से निकलने के उपाय में भी हमको जात और धर्म नहीं देखना चाहिए। पंजाब के जो 100% लोग हैं, जो 100% लोग हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना हमारी जिम्मेवारी है, और साथ ही साथ हमारी यह भी जिम्मेवारी है कि उनको जो लड़ाने वाली ताकतें हैं उनको भी परास्त करेंगे, उनको भी ध्वस्त करेंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया पंजाब बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। इसीलिए मैं आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव से हमको ऊपर उठना है। जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको ऊपर लेकर के आना है, और जो लोग ऊपर हैं उनको ये बताना है कि अगर हम नहीं रहेंगे ना आपके साथ, पहला मंजिल अगर नहीं रहेगा ना घर का, तो ऊपर का मंजिल पे आप बैठे हुए नहीं रहिएगा, आप भी नीचे गिर जाइएगा। इस बात को याद रखिए। इसीलिए परिवर्तन की इस आवाज में आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और हमको पूरा भरोसा है कि 111 दिन में हमने जो काम किया है, आप बता दीजिए अगर नहीं किए हैं तो हम अपना बात वापस ले लेंगे। बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए, जोर से बोलिए, डरना नहीं है। मोदी जी का आवाज नहीं चल रहा है, एकदम नहीं करना है। हमारा देश है, जितना मोदी का देश है उतना मेरा भी देश है। हमारे माँ बाप ने भी इस देश में कुर्बानी दी है, टैक्स दिया है, पैसा दिया है। जितना हक अगर किसी पैसे वाले का उतना हक आंगनबाड़ी के बेटे का भी है, इसलिए घबराने का नहीं। बोलिए हक से कि बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ है? जिन किसानों की शहादत हुई 750 से 400 से ज्यादा किसानों को उनके घर में मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है? उनके घरों में नौकरी मिली है कि नहीं मिली है? और उनको शहीदों का दर्जा मिला है कि नहीं मिला है? और मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं, क्या कोई दिल्ली से आकर के आपको बताएगा? पंजाब के स्कूल ऑलरेडी नंबर 1 है, इस बात को आप जान लीजिए।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पंजाब ऑलरेडी आगे है, इस बात को आप जान लीजिए। इसीलिए लोग स्कूल की बात बंद करके, अस्पताल की बात बंद करके, विकास की बात बंद करके धर्म का गुनागणित करने लगे हैं। उनको ये कहना है पंजाब सबका था है और पंजाब सबका रहेगा। पंजाब की बात को बांटने की साजिश को नाकाम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, साधारण परिवार के एक व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री बनाया है, उसको 111 दिन का नहीं, पूरे 5 साल का मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे। यह संकल्प आप लेकर के जाइए। यही आशा और भरोसा है आपसे कि आप अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे, हम अपने वादे को निभाएंगे और मिलकर के हम नवा पंजाब, नवा देश का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने आने का मौका दिया, मैं इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी बात बोल करके कि पंजाब में इनकलाब था, इनकलाब है और पंजाब में इनकलाब रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, पंजाब की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।